वायरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सभी की स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। शायद इसका बहुत सारे बच्चे वेट भी करते रहे होंगे और इसकी रिक्वेस्ट भी मेरे पास आई। इस पे हम 1 मिनट शॉर्ट एक जो हम अपलोड करते हैं वो पहले अपलोड कर चुके हैं। कुछ बच्चों ने उसको खूब प्यार भी दिया और बताया भी कि हाँ मैडम बहुत आसानी से ये हमको समझ में आया, ठीक है। टॉपिक क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। टॉपिक है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति। लेकिन इसको समझने के पहले कुछ और बातें जो इससे रिलेटेड है हम पहले वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है क्या, वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। और वंशागतिकी के आणविक आधार में हम यहाँ पहुंचे थे, कहाँ, डीएनए रेप्लिकेशन आज हमें समझना है। लेकिन इसके पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो है क्या, आणविक जीव विज्ञान का आधार। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है बेटा आणविक जीव विज्ञान का आधार बेसिस क्या है। तो इसका आधार है बेटा सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या है, समझाइए, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो दो वैज्ञानिकों का हम पहले जिक्र कर चुके हैं जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि द्विकुंडली मॉडल देने का क्रेडिट जाता है बहुत ही अच्छे दो साइंटिस्ट को, जिनका नाम है बेटा वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। वॉटसन सर एंड क्रिक ने, इन दोनों ने मिलकर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया और बताया कि डीएनए जो है वो दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ऐसे दो चेन से मिलकर बना होता है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है, एक निश्चित चौड़ाई होती है और इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजनी क्षार व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ये मॉडल देने वाले कौन हैं, सर वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था जिसे हम द्विकुंडलीय मॉडल कहते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन इन दोनों में से फिर एक सर वापस आए जिनका नाम था क्या, क्रिक। और क्रिक ने दिया है बेटा सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। अब मैडम ये सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या है, तो पॉपुलर क्वेश्चन है आपकी 12th बायोलॉजी का कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या है। तो हमें पता है कि ये जो डीएनए है ना बेटा, ये डीएनए खुद अपनी कॉपी बनाता है। नहीं पता तो आज समझिए, ठीक है। डीएनए खुद अपनी कॉपी बनाता है यानी कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए से वापस डीएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है रेप्लिकेशन, जिसे हम कहते हैं प्रतिकृतिकरण। रेप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं प्रतिकृतिकरण या प्रतिकृति का निर्माण करना, ठीक है। डीएनए ने डीएनए का निर्माण किया, आगे जाकर यही डीएनए बनाता है बेटा एमआरएनए जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। डीएनए अपनी कॉपी स्वयं बनाता है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन या अपनी कॉपी बनाना जिसे कहते हैं प्रतिकृतिकरण। आगे जाकर डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है बेटा अनुलेखन, और अनुलेखन को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या हुआ, डीएनए ने पहले डीएनए बनाया, इस प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहा गया। डीएनए ने एमआरएनए बनाया, इसे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा गया। सोएगा नहीं कोई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है, बट समझोगे तो सब आसान लगेगा क्योंकि आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। डीएनए ने डीएनए बनाया, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से आगे जाकर बनता है बेटा प्रोटीन। और प्रोटीन यानी कि क्या, हमारे लक्षण, हम कैसे हैं, हमारी दो आंखें हैं, दो कान हैं, ये सब मम्मी पापा के जैसे सेम टू सेम आए हैं ना। और ये लक्षण बनाने का काम हमारी बॉडी में कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो ऐसे ये चेन चलती है कि एमआरएनए से आगे जाकर प्रोटीन बनता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा अनुवादन, और अनुवादन को कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या बताया मैंने, एक सिद्धांत है
जिसे आणविक जीव विज्ञान का आधार कहा जाता है। ठीक है, हमारी जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसका आधार कहा जाता है किसे? सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत को। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत देने वाले थे सर क्रिक। क्रिक सर ने बताया कि जो डीएनए है अपनी कॉपी स्वयं बनाता है, और डीएनए का अपनी कॉपी बनाना कहलाता है प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन। डीएनए ही आगे जाकर एमआरएनए बनाता है, इस प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए से आगे जाकर प्रोटीन बनता है जिसे अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये जो पूरी कहानी मैंने इतनी देर से आपको बताई है, इस पूरी थ्योरम को कहा जाता है बेटा सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। ठीक है, ये जो हमने इतना लंबा चौड़ा डिस्कस किया इसे ही कहा जाता है क्या? सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। यही है सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कि इससे ये बन रहा, इससे ये बन रहा, और किसको क्या कह रहे हैं। आगे कुछ एक ऐसे रेयर एनिमल हैं, एनिमल नहीं कहेंगे, एक विषाणु है, 1 2 3 जितने भी हो, हमारे इसमें एक का एग्जाम्पल दिया है। और वो जो एक है वो है बेटा HIV वायरस। HIV वायरस में क्या होता है? इसमें होता ये है कि डीएनए से हम जानते हैं क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और हमारी बॉडी में आरएनए से वापस डीएनए बनने जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया कि पहले डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से ही क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये चेन सतत रूप से चलती है। लेकिन HIV वायरस अपवाद है जिसमें डीएनए से आरएनए बना, लेकिन आरएनए वापस बना लेता है क्या? डीएनए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन है। तो आरएनए से वापस डीएनए बनने की प्रक्रिया होगी बेटा रिवर्स। रिवर्स गियर लगा ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत में जो अपवाद है, अपवाद क्या है? HIV वायरस का। HIV वायरस में डीएनए से आरएनए, लेकिन आरएनए से वापस क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम प्रति अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये पूरा जो मैंने अभी आपको समझाया यही है सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। समझ गए? ठीक है, आपको हर एक चीज याद रखनी है कि इससे ये बन रहा है तो इसको क्या कह रहे हैं, फिर इससे ये बन रहा है तो इसे क्या कह रहे हैं। दोनों शब्द बेटा अनुलेखन के साथ साथ आप ट्रांसक्रिप्शन भी याद रखेंगे, अनुवादन के साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी याद रखेंगे। आपको हर एक वर्ड के दोनों नेम्स याद रखने हैं। सिनोनिम से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़िए, ताकि एग्जाम में अगर हिंदी में लिख के दे दे आपको कि ट्रांसलेशन क्या है या ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो आपको उसने अनुलेखन तो दिया नहीं, सीधे लिख के दे दिया ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये तो है सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। अब इस थ्योरी में हमने पहले ही पॉइंट में देखा कि डीएनए से क्या बन रहा है? डीएनए। और इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? प्रतिकृतिकरण। और इसे ही आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक। क्या? कि डीएनए अपनी स्वयं की कॉपी कैसे बनाता है। अब हम इसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए, हम पढ़ चुके हैं कि जो वॉटसन एंड क्रिक सर हैं, इन्होंने ही दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। लेकिन जैसे ही इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था बेटा, उसी के साथ साथ इन्होंने बता दिया था कि ये जो डीएनए है ये अपनी प्रति यानी कि अपनी कॉपी खुद बनाता है। और डीएनए का अपनी कॉपी बनाना जो है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है, और ये विधि है बेटा अर्धसंरक्षी विधि। कौन सी विधि? अर्धसंरक्षी विधि। ये मैं बेसिक बता रही हूँ, अभी हम यहाँ तक पहुंचे नहीं कि प्रोसेस होती कैसी है। पहले कहानी कहाँ से शुरू हुई ये देखिए। वॉटसन एंड क्रिक सर ने जैसे ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उसके तुरंत बाद ही इन्होंने 1953 में ये कह दिया था कि डीएनए अपनी कॉपी खुद बनाता है। और ये जो अपनी कॉपी बनाता है ना, कि एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए?
दो डीएनए बन गए। इस प्रकार डीएनए का अपनी कॉपी बनाना अर्ध संरक्षी यानी कि सेमी कंजर्वेटिव विधि के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद बहुत से वैज्ञानिक आए जिन्होंने बोला कि हाँ डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, और डीएनए का अपनी कॉपी बनाना जो है यानी कि प्रतिकृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो दो विधियों से होती है। एक होती है बेटा संरक्षी विधि, कंजर्वेटिव प्रोसेस, और दूसरी होती है अर्ध संरक्षी विधि। ठीक है, दूसरी होती है अर्ध संरक्षी विधि। दो प्रकार की विधियों से बोलते डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। अब जिस किसी ने संरक्षी विधि का जिक्र किया था उनका कहना था कि जैसे ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए एक डीएनए है कंप्लीट, तो ये अपने जैसी कॉपी बना के दे देगा, मतलब इंस्टेंट नूडल्स टाइप कि डीएनए अपनी कॉपी स्वयं बना लेगा बिना किसी चेन के अलग अलग हुए। तो इस प्रकार डीएनए जब अपनी फोटोकॉपी तैयार कर लेगा तो इसे कहते हैं कौन सी विधि, संरक्षी विधि। लेकिन इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, ठीक है, इस पर कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं मिले और इसलिए इस विधि का जिक्र फिर आगे नहीं मिलता। आगे फिर दो और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है मैथ्यू मैसेल्सन और स्टॉक। ठीक है, मैथ्यू मैसेल्सन और स्टॉक नाम के ये जो स्टॉल सॉरी है ना, मैथ्यू मैसेल्सन और स्टॉल नाम के दो साइंटिस्ट जिन्होंने 58 में डीएनए प्रतिकृति के ऊपर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया। दो साइंटिस्ट मैथ्यू मैसेल्सन और स्टॉल सर ने 1958 में ये पता लगाया एक्सपेरिमेंट करके कि ये जो डीएनए है बेटा, ये डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, बाकायदा बनाता है कॉपी, लेकिन पहले इसकी श्रृंखलाएं अलग अलग होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग होती हैं, दोनों श्रृंखलाओं के क्षारक युग्म ऐसे रहेंगे, ठीक है, खुल गए, और जब ये दोनों श्रृंखलाएं अलग हो गई तो धीरे धीरे करके ये श्रृंखला पूरी होती चली जाती है, और इस प्रकार एक डीएनए से दो नए डीएनए बन जाते हैं, जिसमें से एक होता है बेटा पैतृक डीएनए पुराना वाला, और एक होता है नव संश्लेषित जो नया बना है। ठीक है, चलिए, दो वैज्ञानिक मैथ्यू मैसेल्सन सर और स्टॉल ने डीएनए के रेप्लिकेशन के ऊपर कि डीएनए अपनी कॉपी स्वयं बनाता है एक्सपेरिमेंट किया 1958 में, और इन्होंने जिस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है वो है एक जीवाणु, और जीवाणु का नाम है बेटा ई कोलाई, जिसे कहा जाता है ईस्चीरिया कोलाई। अब इन्होंने इसका ही इस्तेमाल क्यों किया डीएनए रेप्लिकेशन का पता लगाने के लिए, तो उसका एक रीजन, जैसे हमारी बॉडी में अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि डीएनए रीजनरेट होने में बहुत टाइम कर लेता है, लेकिन ई कोलाई जो है इसकी जो नई संतति है यानी कि अगली पीढ़ी, ये 20 मिनट में ही बनके तैयार हो जाती है। तो 20 मिनट ही लगे इनको ये पता लगाने में कि डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बना लेता है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग उसके ऊपर इन्होंने किया और फिर उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो डीएनए है वो अर्ध संरक्षी विधि, मतलब एक स्ट्रैंड अलग होगा, दूसरा स्ट्रैंड अलग होगा, फिर एक से नया संश्लेषण प्रारंभ होगा, दूसरे में भी नवीन संश्लेषण प्रारंभ होगा, और इस प्रकार दोनों जो डीएनए है वो अलग अलग हो गए, एक एक स्ट्रैंड इसके अलग अलग हो गए, और इनमें फिर नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले गए, और इस प्रकार एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। इस प्रक्रिया को हम अर्ध संरक्षी विधि से डीएनए का कॉपी निर्माण या प्रतिकृति बनाना कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि डीएनए जो है इसकी प्रतिकृति पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो मैथ्यू मैसेल्सन और स्टॉल ने कब किया था, 1958 में। किसके ऊपर किया था, तो ईस्चीरिया कोलाई के ऊपर। क्यों ईस्चीरिया कोलाई का ही यूज किया, क्योंकि ये नई जनरेशन डेवलप करने में ओनली 20 मिनट का समय लेते हैं, और जब डीएनए प्रतिकृति करता है तो इसके एक स्ट्रैंड से दो नए स्ट्रैंड का निर्माण होता है। ठीक है, कहानी शुरू हुई थी 53 से,
फिर आई है कहाँ 58 में। अब हम समझते हैं कि इतनी आसानी से जब हम एक डीएनए को तोड़कर 2 डीएनए बना दे रहे हैं तो ये प्रक्रिया होती कैसी है और इसमें कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं और इसकी क्रिया विधि कैसी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो अब चालू होगा, जिसे हम कहेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है, इसकी विधि का, क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से एंजाइम भाग ले रहे हैं, कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर ये प्रक्रिया हो रही है। यहाँ तक की कहानी क्लियर? क्या क्या बताया मैंने? पहला अभी हमने पढ़ा है बेटा सेंट्रल डोग्मा। क्या है सेंट्रल डोग्मा का ही पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसे हम कह रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें मैंने ये भी बताया कि सेंट्रल डोग्मा जो मॉडल है वो दिया किसने था? क्रिक ने। जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया तभी इन्होंने बता दिया कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है और ये कॉपी बनाता है अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा, पर एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया। ठीक है, अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा, और दिया कब था? 1953 में। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ठीक है, आगे फिर इसी के ऊपर की प्रतिकृति होती है दो नई खोजें हुई कि एक संरक्षी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, लेकिन इस पर कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं मिले कि डीएनए अपनी फोटोकॉपी बना ले रहा है। दूसरी होती है बेटा अर्धसंरक्षी विधि। अर्धसंरक्षी विधि में डीएनए के जो दोनों हेलिक्स हैं, इसकी जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग अलग होंगे, धीरे धीरे दोनों नई चेनें निर्मित होंगी और इस प्रकार 1 से 2 डीएनए बनेंगे और एक होगा पैतृक और एक होगा नवसंश्लेषित डीएनए। और ये एक्सपेरिमेंट किया है मैथ्यू मेसेल्सन और स्टॉल ने 1958 में ई कोलाई के ऊपर। अब हम समझते हैं इसकी क्रियाविधि। ठीक है, विस्तार से। चलिए अब हम समझते हैं क्या डीएनए प्रतिकृति ये है क्या। पहले ये समझिए, डीएनए का अपनी कॉपी बनाना, ठीक है, डीएनए का अपनी कॉपी बनाना ही कहलाता है क्या? डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए प्रतिकृति बनाना या डीएनए प्रतिकृतिकरण कह सकते हैं आप। प्रतिकृतिकरण क्या बोला बेटा मैंने? डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है और इसी प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। और यह प्रक्रिया यूकेरियोटिक कोशिका हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों कोशिकाओं में होती है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में यह प्रक्रिया यानी कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है या प्रक्रिया होती है, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है बेटा, यह बहुत सारे एंजाइम की हेल्प से होती है। ठीक है, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होती है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा डीएनए रेप्लिकेशन किन कोशिकाओं में होता है, तो आप बोलेंगे यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बोथ टाइप की कोशिकाओं में यह प्रक्रिया होती है। हम जानते हैं कि डीएनए जो है ये ऐसी सीधी चेन है। अब मैं पूरा डीएनए नहीं बनाऊंगी, है ना, पूरा डीएनए मतलब जैसा हम रेप्लिकेट करके बनाते हैं ना, ऐसा वाला वैसा वाला नहीं बनाने वाली मैं। अब मैं उसको सीधा सीधा बना रही हूँ। सीधा सीधा इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बेटा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या समझना है कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। इसका एक स्ट्रैंड होता है 5'3', तो दूसरा स्ट्रैंड होता है 3'5'। ठीक है, और इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कौन? तो एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, ऐसे करके ये आपस में क्या किए होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये पूरी श्रृंखला कंप्लीट होती है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए बन गया। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं बोल रही, आपकी किताब भी बोल रही है, वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि ये जो डीएनए है अपने ही जैसा दूसरा डीएनए बनाकर तैयार कर देगा। ये थोड़ा अजीब दिख रहा है। चलो, ये जो सीधा आपको डीएनए दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलेंगे बेटा ये क्या है? तो ये है टेम्पलेट। क्या है? टेम्पलेट है, जिससे अब नया डीएनए तैयार होगा, जिससे अब नया डीएनए तैयार होगा। लेकिन यह प्रक्रिया जो है डीएनए प्रतिकृति
निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। ठीक है, निम्न चरणों में होती है। पहला पॉइंट है बेटा इसमें प्रतिकृति का प्रारंभ, प्रतिकृति का प्रारंभ। और ये प्रतिकृति का प्रारंभ जहां से होता है उस बिंदु को बोला जाता है समारंभन बिंदु, समारंभन बिंदु। और इस बिंदु से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इस बिंदु से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। देखो, सबसे पहले ये जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के, ये धीरे धीरे करके खुलने चालू होते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ से ये स्ट्रैंड खुलने चालू होंगे। कैसे खुलेंगे? तो जो नीचे संरचना थी ये इधर खुलेगी, फिर ये वाली संरचना इधर खुलेगी। ये था बेटा स्ट्रैंड 5' 3', ये है स्ट्रैंड 3' 5', और दोनों के एडेनिन थायमिन जो नाइट्रोजनी क्षार है वो अलग हो गए है ना, इधर से इधर आधा आधा हिस्सा इनका टूट टूट के अलग हो गया क्योंकि ये श्रृंखला खुल गई। ये जिस बिंदु से खुलना स्टार्ट होती है ना, उस बिंदु को, जैसे नीचे से खुलना स्टार्ट हुई श्रृंखला, तो उस बिंदु को कहा जाता है समारंभन बिंदु। और ये जो चेन है ये खुलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, लेकिन ऐसे ही खुल गई क्या? तो नहीं। इस प्रक्रिया में, प्रतिकृति के प्रारंभ में चेन जो खुलती है उस चेन को खोलने के लिए लगते हैं एंजाइम। और यहाँ जो एंजाइम काम करता है वो होता है बेटा हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का काम होता है श्रृंखला को खोलना, श्रृंखला को खोलना। अब आपको पता है कि डीएनए आपस में लिपटा हुआ होता है, उसकी जो चेन होती है वो आपस में कुंडलित होती है, ऐसे करके कुंडलित होती है। और इस कुंडलित श्रृंखला को धीरे धीरे करके क्या करना होता है? खोलना होता है। और खोलने के लिए जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है वो होता है बेटा कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज एंजाइम का काम होता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम का काम होता है इस श्रृंखला को खोलना। लेकिन ये एंजाइम इस श्रृंखला को खुला नहीं रख पाता, मतलब खोल तो दिया लेकिन थोड़े ही समय में क्या होगा, फिर से कि नाइट्रोजनी क्षार के बॉन्ड आपस में टकराएंगे और ये फिर से लिपटना चालू हो जाएगा। तो खोलने के लिए हेलिकेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस श्रृंखला को खुला रखने के लिए दूसरा एंजाइम यहाँ काम करता है। और वो दूसरा एंजाइम होता है बेटा टोपो आइसोमरेज एंजाइम। डीएनए टोपो आइसोमरेज एंजाइम। आपसे एक एक एंजाइम के काम पूछे जाते हैं। और टोपो आइसोमरेज एंजाइम का काम है क्या? श्रृंखला को खुला रखना। ऊपर वाला क्या लिखा मैंने? श्रृंखला को खोलना, और नीचे वाला श्रृंखला को खुला रखना। इसने क्या किया? श्रृंखला को खुला रखा ताकि ये चेन वापस से ना लिपटे, श्रृंखला धीरे धीरे खुलती चली जाए। पहला पॉइंट था प्रतिकृति का प्रारंभ। हमने चेन को स्टार्ट करवा दिया, इसको खोलना चालू कर दिया। अब हम प्रतिकृति का निर्माण करवाने जा रहे हैं। पहला एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग ले रहा है जो कि है क्या? डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज एंजाइम का काम होता है डीएनए की श्रृंखला को खोलना, आपस में कुंडलित श्रृंखला को खोलना, यानी कि बी कुंडलन। क्या करवाता है ये? बी कुंडलन बेटा। बी कुंडलन का मतलब क्या होता है कि श्रृंखला जो लिपटी हुई है उसको खोल रहा है। तो बी कुंडलन करवा दिया डीएनए हेलिकेज ने, और इस श्रृंखला को खुला रखने का काम करता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। कि हमने इसके बीच में बैरियर डाल दिए हैं, अब ये श्रृंखला आपस में नहीं लिपटेगी। अब आता है बेटा दूसरा पद। दूसरा पद, पहले हमने करवाया प्रतिकृति का प्रारंभ, फिर हम करवा रहे हैं प्राइमर का बनना, प्राइमर का बनना। अब इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो श्रृंखलाएं खुली हुई है ना, ये दोनों श्रृंखलाएं खुली हुई है। मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ गुआनिन, यहाँ थाइमिन, यहाँ एडेनिन, यहाँ साइटोसिन, ऐसे करके नाइट्रोजनी क्षार यहाँ है। तो इनके अपोजिट वाले जो भी नाइट्रोजनी क्षार होंगे उसके छोटे छोटे से प्राइमर यहाँ आकर जुड़ते चले जाते हैं। और इस प्रकार इन प्राइमरों के जुड़ने की प्रक्रिया सतत होती है एक स्ट्रैंड में,
जिसे हम कहते हैं अगर ये स्ट्रैंड 5'3' है तो नया स्ट्रैंड भी 5'3' दिशा में जुड़ता है। छोटे छोटे से आरएनए प्राइमर एक एंजाइम है जिसका नाम है बेटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है कि ये जो श्रृंखला खुली हुई है उसमें छोटे छोटे से प्राइमर खंडों को लाकर जोड़े। और कैसे जुड़ेगा तो एडेनिन के अपोजिट में थायमिन जुड़ेगा, साइटोसिन के अपोजिट में गुआनिन, फिर गुआनिन के अपोजिट में साइटोसिन, थायमिन के एडेनिन, एडेनिन के थायमिन, ऐसे करके रेगुलरली 5'3' स्ट्रैंड में 5'3' दिशा में नीचे से ऊपर की ओर प्राइमर जुड़ते चले जाते हैं और श्रृंखला सतत रूप से कंप्लीट होती है। ये इसी स्ट्रैंड में कंप्लीट होती है। देखिए ये स्ट्रैंड है 5'3' और इसी स्ट्रैंड में नीचे से ऊपर एक नया 5'3' स्ट्रैंड कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें दोनों अपोजिट श्रृंखलाएं कंप्लीट करनी। जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये स्ट्रैंड कौन सा बन जाना चाहिए, 3'5', क्योंकि ये 5'3' है। ये 5'3' स्ट्रैंड जो है इसे कहा जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ श्रृंखला सतत रूप से बन रही है तो इसे सतत श्रृंखला कहते हैं। और सतत श्रृंखला को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। लीडिंग स्ट्रैंड, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। डीएनए खोलने का काम किया डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने, दोनों श्रृंखलाएं इसकी खुल गई। दूसरा, खुला रखने का काम किया टोपोआइसोमरेज एंजाइम ने। अब ये श्रृंखला खुली है, तैयार है नए डीएनए के संश्लेषण के लिए। अब हमने प्राइमर को लाके यहाँ डाल दिए, हमने नहीं डाले, बॉडी खुद ही पहुंचाती है, ठीक है। डीएनए के छोटे छोटे से प्राइमर आरएनए के यहाँ पे लाके जुड़ते चले जाते हैं और जोड़ने का काम करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो 5'3' स्ट्रैंड में 5'3' स्ट्रैंड का ही निर्माण होता है और ये सतत रूप से बिना रुके श्रृंखला आगे बढ़ते चली जाती है। ये खुलते चले जाता है, आगे बढ़ते चली जाती है, वैसे करके डीएनए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है जिसे हम कहते हैं 3'5' स्ट्रैंड में, इसमें फिर से कि 5'3' कहाँ बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसमें उल्टा निर्माण चालू होता है बेटा, ऊपर से नीचे की ओर छोटे छोटे से प्राइमर आके जुड़ते चले जाते हैं और ये इरेगुलरली जुड़ते हैं। इरेगुलरली मतलब असतत रूप में, यहाँ छोटा प्राइमर जुड़ गया, यहाँ जरूरत है यहाँ जुड़ गया, फिर यहाँ जरूरत है यहाँ जुड़ गया, ऐसे छोटे छोटे से प्राइमर यहाँ आके जुड़ते हैं। और ये जो स्ट्रैंड बनता है ये भी कौन सा स्ट्रैंड होता है, ये स्ट्रैंड होता है बेटा 3'5'। कौन सा स्ट्रैंड होता है, 3'5'। इधर 5'3' रेगुलरली बनता है, इधर ऊपर से नीचे उल्टा बनता है, इसीलिए असतत रूप से बनता है। और असतत रूप से बनता है इसीलिए इस श्रृंखला को कहा जाता है बेटा असतत श्रृंखला। असतत श्रृंखला या इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। आप ध्यान रखेंगे कि जो 5'3' स्ट्रैंड है वो सतत रूप से बनता है, लेकिन 3'5' स्ट्रैंड असतत रूप में बनता है, नीचे से ऊपर की ओर ना बनकर ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें कहीं कहीं छोटे छोटे से गैप खाली रह जाते हैं और इन गैप को कहा जाता है बेटा ओकाजाकी खंड। याद रखेंगे आप, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहे हैं इन गैप को कहा जाता है ओकाजाकी खंड। और यहाँ पे भी फिर ना नाइट्रोजनी क्षार की जरूरत पड़ेगी, न्यूक्लियोटाइड लाके यहाँ जोड़ना पड़ेगा और यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेंगे उनको फिर दूसरा एंजाइम जोड़ेगा। तो वो मैं अभी बताती हूँ, पहले यहाँ तक की कहानी सुनो। हमारा प्रश्न था डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। ये विभिन्न एंजाइम्स की हेल्प से होता है। कुछ एंजाइम श्रृंखला को खोलते हैं, कुछ एंजाइम श्रृंखला को खुला रखते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5'3' दिशा में लगातार न्यूक्लियोटाइडों प्राइमरों को जोड़ते चले जाता है, श्रृंखला खुलते चली जाती है, जोड़ते चले जाता है, ऐसे करके ऊपर तक पूरा नया डीएनए बनके तैयार हो जाएगा। दोनों श्रृंखलाएं जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी, एक स्ट्रैंड अलग हो गया, ये डीएनए एक अलग बन गया है, दूसरा इधर अलग बन गया है। एक डीएनए से, एक ही था डीएनए, एक डीएनए से दो नए डीएनए तैयार हो जाते हैं, जिसमें से पहले वाले को बोलते हैं बेटा पैतृक डीएनए
और जो नया बना है उसे कहते हैं नव संश्लेषित डीएनए, और इस प्रकार डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, इस प्रकार डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो तीसरा पॉइंट जो है आपका क्या है, श्रृंखला का बढ़ना। श्रृंखला का बढ़ना, प्राइमर का बनना, प्राइमर आके जुड़ने लग गए, अब है श्रृंखला का बढ़ना। श्रृंखला का बढ़ना, या इसे आप कह सकते हो नए स्ट्रैंड का बढ़ना, नए स्ट्रैंड का बढ़ना। नया स्ट्रैंड कैसे बढ़ रहा है तो वो मैंने अभी आपको बताया। एक बढ़ रहा है सतत रूप से, दूसरा बढ़ रहा है असतत रूप से। जो सतत रूप से बढ़ रहा है उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और ये 5' 3' दिशा में लगातार बढ़ते चला जाता है। दूसरा स्ट्रैंड होता है असतत स्ट्रैंड। असतत स्ट्रैंड में बीच बीच में प्राइमर आके जुड़ जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं गैप छूट जाता है जहां न्यूक्लियोटाइड प्राइमर नहीं जुड़ते, तो उन गैप को भरने का काम करता है बेटा एक एंजाइम। ओकाजाकी खंडों को भी आकर फिर एंजाइम्स भरेंगे, न्यूक्लियोटाइडों को वहां लाकर जोड़ेंगे। तो ओकाजाकी खंड को भरने का काम जो एंजाइम करता है उसे कहा जाता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम हेल्प करता है कि ये जो यहाँ कहीं कहीं खंड छूट गए हैं वहां पर न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को लाकर जोड़ दे, और ये श्रृंखला भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और इस प्रकार इन स्टेप्स के द्वारा डीएनए अपनी प्रतिकृति का निर्माण करता है, और इसे ही हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्या कि डीएनए में सतत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लीडिंग स्ट्रैंड। डीएनए में सतत श्रृंखला कौन सा स्ट्रैंड होता है, 5' 3' स्ट्रैंड होता है। डीएनए में असतत श्रृंखला को क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। असतत श्रृंखला में बीच बीच में गैप छूटा होता है उसे क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंडों को भरने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। ठीक है, और इस प्रकार डीएनए जब कंप्लीट रूप से पूरा स्ट्रैंड तैयार कर देगा, ये पूरा टेम्पलेट कंप्लीट हो जाएगा, तब डीएनए अपनी कॉपी बना लेगा, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप ये टॉपिक थोड़ा सा बेटा ऐसा है कि ऐसा लगता है कि क्या ही समझ रहे हैं हम, है ना, क्योंकि इसे रिलेट करके पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, सारी चीजों को याद करते चलोगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज बाउंसर्स जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो मैंने समझाया क्या क्या, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, आणविक जीव विज्ञान का आधार, डीएनए रेप्लिकेशन, और इसके पहले मैंने आपको थोड़ी सी इनकी बेसिक हिस्ट्री बता दी कि कैसे कैसे हम यहाँ पहुंचे हैं और ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फाइनेंशियली कैपेबल हो तो क्यूआर आपके सामने आते रहते हैं, आप डोनेट यानी कि सपोर्ट भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो कोई नहीं, शेयर ही कर दो, अच्छा लगे कंटेंट तो। आपकी हेल्प की हमें भी जरूरत होती है जैसे आपको हमारी जरूरत होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के आगे इसी सीरीज को कवर करेंगे। और हमने जो वन शॉट डाले हैं, 3 चैप्टर के वन शॉट डल चुके हैं, काय काय के, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, और उसके बाद जनन स्वास्थ्य। तीनों चैप्टर के अगर आपने वन शॉट नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, वन शॉट आप ही के लिए डाले हैं ताकि अभी जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं वहां पे आपको हेल्प मिले, और आगे फिर एक और नए चैप्टर का हम वन शॉट डालेंगे, और साथ ही साथ ये जो हम वीडियोस बनाते रहते हैं वो भी बनाते चलेंगे ताकि आपको दोनों तरफ से हेल्प मिलते चले। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।